This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know this is the crash and revision course of batch Purusharth for lecture number 12 thermodynamics, and you know this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are, पहले हम लोग short formula list discuss करेंगे, फिर learning and revision for the day. नेक्स्ट वन इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंस देता हूं। अगर 10 डिग्री सेल्सियस में कोई वाटर है और दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस वाटर है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। उसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऐसा क्यों होगा, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? क्या ऐसा कोई मशीन बन सकता है जिसमें हम लोग हीट ना दें और काम हो जाए, जिसमें एनर्जी ना दें और वर्क हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या? आंसर है नहीं हो सकता। फिर व्हाट इज द रिवर्जेबल एंड इरिवर्जेबल प्रोसेस? कार्नोट इंजन क्या है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, और रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये सब सारे थ्योरी पहले हम लोग फिनिश करेंगे, फिर मेरे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिस आर कॉल्ड द अमरेश क्वेश्चंस। तो शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट पहले देखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हमें लर्न होने चाहिए। देखो, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है जो साइक्लिक है, उसमें वर्क डन करने में हमें कितना एनर्जी लगेगा या कितना वर्क डन होगा। तो यू नो वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस। इसका मतलब यह है कि अगर ये P है और ये V है, तो PV कर्व का जो एरिया होगा वही हमें वर्क डन देगा, चाहे वो एक्सपेंशन हो लिक्विड का, सॉरी गैस का, या कंप्रेशन हो। सेकेंड नंबर इज हियर वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन पर साइकिल इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंटिंग द साइकिल। इस साइकिल का जितना एरिया होगा वही क्या देगा? वर्क डन देगा। अगर लूप क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। लूप अगर क्या है? क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसा है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पर काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। शुद्ध हिंदी में वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। Yes. But if the loop is traced anti-clockwise, the work done is negative and work is done on the system. मतलब सिस्टम पर हम लोग काम कर रहे हैं। Yes. What is the first law of thermodynamics? अगर आपको एनर्जी दिया गया तो आप उस एनर्जी का क्या करते हैं? दो चीज करते हैं, या तो एनर्जी को कैप कर लेते हैं और वर्क डन करते हैं, यही दो चीज करते हैं। क्या कर लेते? अगर आपके पास 50,000 रुपया आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है 30,000 रुपया जमा कर लें, 20,000 रुपया खर्चा कर दें, या सारे पैसा खर्चा कर दें, मतलब यही दो चीज करेंगे। यही दो। यहाँ भी वही है कि अगर आपको एनर्जी दिया गया, DQ माना एनर्जी, हीट, तो जब आपको हीट दिया गया तो आप इस हीट का क्या करेंगे? अपने सिस्टम का आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे, जिसको DU कहते हैं, और वर्क डन करेंगे। तो कहने का मतलब DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। किसी भी सिस्टम पर अगर एनर्जी दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है प्लस वर्क, इस दोनों का सम निकाल दोगे तो Q हो जाएगा। तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, एंड यू नो DW इज द PdV। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यू नो DU प्लस PdV। तो ओवरऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अगर स्टेट चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तब कितनी एनर्जी लगती है? तो Q इज इक्वल टू M इंटू L। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट देना हो तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? MC डेल्टा T। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। यस सर। अगर किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज करना है
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, मतलब दोनों के हाँ डिफरेंस को ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हाँ नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस? आपको पता है गैस को जब गर्म करते हैं तो दो बातें होती हैं, दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक को सीपी कहते हैं, दूसरे को सीबी कहते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट है उस टाइम में कितना हीट आपने दिया है, या वॉल्यूम कांस्टेंट है उस समय आपने कितना हीट दिया है, और दोनों अलग अलग होती हैं। हाँ सर, वो R/J मतलब। ठीक है, बताऊंगा। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर। ठीक है, मतलब गैस कांस्टेंट व्हेन सीपी सीवी आर इन यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, CP/CV लेकिन ये सब, सीपी ओके। और सीबी जो है वो अगर यूनिट्स ऑफ हीट है, मतलब कैलोरी वगैरह में है, तब जे से डिवाइड हो जाता है। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अपॉन जे। जे की अच्छा, वैल्यू क्या होती है, जूल्स इक्विवेलेंट, विच इज द 4.2। हाँ, नाउ J का वैल्यू इज दिस, ओके, यस सर। फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस, अगर 1 ग्राम गैस है तब सीपी माइनस सीवी, देखो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी हो जाता है, वो स्मॉल आर हो जाता है व्हेन सीपी सीवी आर इन यूनिट्स ऑफ वर्क। अब स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर अपॉन एम, विच इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस। यहाँ पे 1 ग्राम नहीं था, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती थी, बड़ी वैल्यू हो सकती थी, पर इसमें यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में है, मतलब ग्राम में है। Similarly, Cp minus Cv equal to R upon J when Cp, Cv are in units of heat. ठीक है, अगर कोई यस, आपके पास कहीं गैस है, आपने हीट दिया या उससे हीट लिया, मतलब हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय गैस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू Cp डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, Q इज इक्वल टू N इंटू Cv डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, पता ही है, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, आपको हाँ, पता है कि थर्मल प्रोसेस जो होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। उसमें एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरे को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल किसको कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक किसको कहते हैं, जिसमें हीट कांस्टेंट होता है। हीट कांस्टेंट रहता है। तो इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन होते हैं, P1 into V1 to the power gamma is equal to P2 into V2 to the power gamma is equal to T1 into V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 into T to the power gamma minus 1. P1 to the power gamma minus 1 upon T1 to the power gamma is equal to P2 to the power gamma minus 1 upon T to the power gamma. ये सब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है। जबकि गामा क्या होता है, Cp upon Cv। गामा इज इक्वल टू Cp upon CV, yes sir. work done when 1 mole of a gas expands isothermally। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस टाइम में कितना वर्क करना पड़ेगा अगर 1 मोल गैस को हम लोग एक्सपेंड करना चाहें तो। हाँ, तो डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था, आइसोथर्मल वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT log V2 upon V1 which is equal to 2.303 RT log P1 upon P2। सब याद है, ड्राइव हम लोगों ने किया था। हाँ, यस सर, ये Work done when 1 mole of a gas expands adiabatically and temperature falls from T1 to T2। अगर एडियाबैटिक है तब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और एडियाबैटिक में क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन चेंज आएगा, तो एडियाबैटिक वर्क डन इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन एडियाबैटिक इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1 T1 माइनस P2 T2। यस सर। व्हाट इज द कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें 4 फेज होते थे, मैंने बताया था। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, ईटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, मतलब W अपॉन Q1। यस, ठीक है, पता ही आपको, वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वही एफिशिएंसी होती है।
तो यहाँ पे वन W इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2, दोनों के टाइम माना हीट का डिफरेंस जो होगा वही वर्क डन होगा अपॉन Q1, सेपरेट कर Yes. दीजिए 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एंड यू नो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन विच इज एन आइडियल हीट इंजन, गामा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, मतलब ईटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हाँ, ईटा इज 1 माइनस T2 अपॉन T1, लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से है ये। Q1 क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, T1 is the temperature of the source, T2 is equal to temperature of the sink। वो हीट इंजन था और ये हीट पंप है, इसको रेफ्रिजरेटर्स कहते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, अच्छा ये बीटा रेफ्रिजरेटर में का जो है, रेफ्रिजरेटर। मैंने बताया अभी तक, जब भी रेफ्रिजरेटर खरीदने हम लोग जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि COP इसकी कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W, Q2 क्या है, हीट ड्रॉन पर साइकिल फ्रॉम सिंक, W क्या है, वर्क डन पर साइकिल ऑन रेफ्रिजरेटर, which is equal to Q2 upon Q1 minus Q2, which is equal to T2 upon T1 minus T2, yes or no? हाँ। Now अब जो डिस्कस करेंगे थ्योरी हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक सिस्टम है जिसमें सब्सटेंस भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और ये दूसरा है, ये भी अगर 50 डिग्री सेल्सियस का है, अगर इस दोनों को कांटेक्ट में ला देंगे तो कहीं भी हीट चेंज नहीं होगा, हीट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम सेम है। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं इस प्रोसेस को, हीट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो when there is no exchange of heat between the two objects placed in contact, the both are called in thermal equilibrium, ठीक है। इसको ऐसे भी समझो, अगर एक सिस्टम A है, दूसरा सिस्टम B है, ठीक है। If two system A and B separated by an adiabatic wall, माने इसमें हीट फ्लो नहीं कर सकता एक से जगह से दूसरे जगह, ठीक है। और एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है और सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम C, और C से भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। A अगर B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, B अगर C के साथ है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ, मतलब तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यस सर। तो हीट तभी फ्लो करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, या टेम्परेचर डिफरेंस 0 होती है, इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। हाँ, नाउ यस। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूं। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी निकालना है जनाब आपको, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दीजिए। You know, internal energy of system is the sum of the total kinetic energy of all its constituent particles and sum of all the potential energy of interaction among these particles. Internal energy ideal gas की कितनी होती है, which is the totally kinetic, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस कभी रेस्ट में नहीं रहता, ठीक है। टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू 3/2 म्यू RT। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहे तो डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 म्यू R डेल्टा T, क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। अगर डेल्टा U चेंज आएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो लिख लीजिए U इज इक्वल टू 3/2 म्यू RT। ये इंटरनल एनर्जी है किसी भी आइडियल गैस की, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। लेकिन अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो 3/2 म्यू R डेल्टा T होता है। लेकिन अगर नॉन आइडियल गैस हो तब
तो फॉर नॉन आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द टेम्परेचर बट आल्सो ऑन द प्रेशर। वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यस। नाउ वर्क किसको कहते हैं? ये सब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वर्क क्या है? ठीक है, तो यू नो सपोज एक सिस्टम है लाइक सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। ये सिलेंडर है और यहाँ पे एक मूव करने वाला पिस्टन है। आप लोगों ने जाना होगा सिलेंडर पिस्टन में क्या होता है, सिलेंडर फिक्स रहता है और पिस्टन उसमें ऊपर नीचे करता है। ठीक है, हाँ हाँ। अब अगर उसमें हम लोग लिक्विड डालें या गैस डालेंगे या सॉलिड डालेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, बढ़ता घटता रहेगा। जैसे मान लो इतना दूर है, गैस इतना है, तो देखो कि वॉल्यूम ज्यादा है, फिर जैसे जैसे ऐसे फोर्स लगाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ठीक है, यस। अगर उस सिस्टम का, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है, ठीक है, प्रेशर अगर यहाँ पे पी है, तो वर्क डन कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो यू नो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन वर्क डन। इसी को क्या कहते हैं, dw इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, pdv, वॉल्यूम v1 से लेकर v2 तक। क्लियर है? यस, वॉल्यूम v1 से लेकर v2 अगर तुमने वॉल्यूम में चेंज कर दिया, प्रेशर में चेंज कर दिया, ठीक है, वन वॉल्यूम से लेकर दूसरे वॉल्यूम तक, तो वही उसका वर्क डन होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, इसी को vi टू vf भी बोल सकते हैं। वर्क डन इज इन अ फाइनाइट चेंज ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम vi टू vf भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग v1 टू v2 भी लिख सकते हैं, vi टू vf भी लिख सकते हैं। वर्क डन जो है बाय द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, वर्क डन जो सिस्टम कोई करता है तो किस किस पे डिपेंड करता है कि भाई इनिशियल स्टेट में कैसा था वो और फाइनल स्टेट में कैसा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम सिस्टम की इंक्रीज कर रही है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने काम किया तभी तो वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया होगा तो मैं बताता हूं। ये सपोज कीजिए आपके पास पिस्टन है, ठीक है, अभी देखो ये इसका वॉल्यूम जो है अभी v1 है, छोटा वॉल्यूम है, और अचानक क्या होता है इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, यहां आ गया पिस्टन, देखो हाँ, वॉल्यूम बढ़ गया बट हाँ v2 है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो गैस है इसने इसको इधर की तरफ दबाया होगा, फोर्स लगाया होगा, वर्क किया होगा। तो किसने, सिस्टम ने वर्क कर दिया। यस और नो? यस, समझा या नहीं समझा? सिस्टम ने वर्क किया। फिर से समझाता हूं कि गैस जो है, गैस ने फोर्स लगा के उस सिलेंडर पिस्टन को ऊपर की तरफ कर दिया है। तो इफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पे जो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर आपके पास देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, पहले ये सिलेंडर का, इसमें पिस्टन इतना दूर में था, वॉल्यूम ज्यादा थी पहले, मतलब पहले v1 था। अब इस सिलेंडर पे फोर्स तुमने लगाया और इसके बाद सिलेंडर को तुमने यहाँ, मैंने पिस्टन को तुमने यहां तक कर दिया। अब इसकी वॉल्यूम देखो कम हो गई, हुई या नहीं हुई? हाँ, वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो तुमने फोर्स लगाया तभी तो वो सिलेंडर नीचे की तरफ गया, पिस्टन नीचे की तरफ गया सिलेंडर के अंदर। मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमें सिस्टम पर काम करना पड़ा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी मान लो आपके पास क्या है कि अगर एक छोटा सा वेसल है, धीरे 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 बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और ब्लास्ट कर जाए, तो तुम क्या कहोगे, सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब सिस्टम ने काम कर दिया, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, लेकिन अगर आपने पुश करके उसको छोटा कर दिया तो आपने सिस्टम पर काम किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, या। और हियर वर्क डन इज नेगेटिव। यस और नो? वर्क डन इज नेगेटिव इन द, हाँ, यस।
ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा, यस। नेगेटिव वर्क डन होगा। अगर मान लो कहीं भी दिक्कत होती है तो पहले स्टॉप करके पहले पीछे वाला सारा पढ़ लो और देख लो, फिर आगे बढ़ना। यहां तक क्लियर है? हाँ, यस। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर सपोज करो आतिया मैंने तुम्हें 50 रुपया दे दिया, मैंने कहा जाओ आतिया क्या क्या करना है, तुम कहोगे सर ऐसा करते हैं ना कि 20 रुपया जो है मैं अपना सेव कर लेता हूँ बैंक में, और 30 रुपया जो है सर हम लोग चॉकलेट भी खा लेते हैं, बुक खरीद लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब 50 रुपीज को तुमने दो चीज किया, एक इंटरनल एनर्जी अपना बढ़ाया, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाया, सेविंग किया, और दूसरा तुमने वर्क डन किया। इसी तरह किसी सिस्टम को अगर हम लोग हीट देते हैं ना तो वो दो ही काम करता है, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेता है और वर्क कर देता है। हाँ, ये दो चीज छोड़ के तीसरा कुछ नहीं होता। हाँ, इसी को मैंने लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिखा है कि द हीट गिवन टू अ सिस्टम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग्स। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, लिख लीजिए, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और फील करो बेटा मैं जो बता रहा हूँ। डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि हीट सप्लाई किया गया है, मतलब उस सिस्टम को हीट दिया गया है, ठीक है। अगर Yes. डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि सिस्टम से हीट बाहर निकला है। अगर कोई गर्म चीज ठंडा हो रहा है तो समझ जाओ कि वहां पे हीट इजेक्ट हो रही है। हाँ, डेल्टा यू इज पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़े तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लीजिएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगा, तभी तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लिखा है मैंने। अगर वर्क डन, चेंज इन वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, माने एक्सपेंशन हो रहा है। अभी मैंने प्रूव करके भी दिखाया था आपको कि वर्क डन पॉजिटिव है तो क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है, देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, माने कंप्रेशन हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। क्लियर है? यस सर। नाउ Yeah. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? देखो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो, हीट चेंज हो रहा हो या हीट चेंज नहीं हो रहा हो, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक। उसका डेफिनेशन क्या हुआ कि a thermodynamic process is the process of change of state of a system involving change of thermodynamic variable like pressure, volume, temperature. When a system undergo a thermodynamic change, then work done either by system on surrounding or by surrounding on the system is called external work. ठीक है। तुम कहोगे सर घर की लैंग्वेज में बताइए, अगर हमने टेम्परेचर चेंज, मान लो पानी लिया मैंने गर्म किया तो क्या होगा, गर्म करने से टेम्परेचर चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होने से हो सकता है उसका वॉल्यूम में भी चेंज हो जाए, गैस लिक्विड माने लिक्विड जो था वो कम जगह में स्पेस में था और जैसे गैस बन गया तो वो ज्यादा स्पेस को घेर लिया। एक तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस इसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब में चेंज आता है, ठीक है। किसी में चेंज आता है, किसी में एक चीज में नहीं भी चेंज आता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। जब चेंज आता है तो या तो सिस्टम काम करता है या सिस्टम पर काम होता है। अगर आपने वाटर को गर्म किया और आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि कितना वर्क हमने किया या उस गैस ने कितना काम किया, कितना वर्क किया, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी फ्रॉम V1 से V2, इसी को कहते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व। तो इसका जो एरिया होगा यही वर्क डन होगा, इसी को एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं। यस। तुम कहोगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? ऐसे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली 4-5 पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। Yeah. ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बाकी कोई चीज चेंज हो सकता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसमें हीट फ्लो जो है नहीं हो, 0 होना चाहिए, चेंज इन हीट इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है। मान लो ये एक सिस्टम है, इसको हमने ऐसे पैक कर दिया है और ये इसके चारों साइड में सराउंडिंग्स है, इसमें हीट का फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे थर्मस फ्लास्क में अगर हम लोग पानी गर्म करके रख देंगे तो उसमें होता तो है लेकिन मोस्टली नहीं होता है, बहुत देर बाद होता है, तो उसको तुम एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस बोल सकते हो कि उसमें चेंज इन हीट 0 है, ठीक है। आइसोथर्मल क्या हो गया कि ऐसा है जिसमें टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जितना इसका टेम्परेचर है उतना इसका टेम्परेचर, मान लो ये T1 है और ये T2 है और दोनों का डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1 क्या है, 0 है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वल है, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है और ये दूसरी सिस्टम है, दोनों को इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया है, दोनों का प्रेशर सेम है, P1 मान लो दोनों में है, तो चेंज इन प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट मींस चेंज इन प्रेशर इज 0, यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0, you know this is called isochoric process. Clear? अब इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? छोटी छोटी चीज पहले मैं समझा देता हूँ फिर डीप में डिस्कस करूंगा। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? इसी को पीवी डायग्राम कहता है। मान लो कोई प्रोसेस में तुमने क्या किया, प्रेशर चेंज किया जिसके कारण से वॉल्यूम में चेंज होने लगा, या वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम होने लगा, ठीक है, तो वो उसको अगर ग्राफ से हम लोग इंडिकेट कर देंगे तो उसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। माने एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी सिस्टम का जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बढ़ता या घटता है, इस कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। डेफिनेशन भी मैंने इसी तरह से लिखा है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। Yes. इसका मतलब ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस अंडर द थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। मान लो एक गैस जिसका प्रेशर वॉल्यूम पहले P1 V1 था, ठीक है, देख रहे हो वॉल्यूम कम है प्रेशर ज्यादा है, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, ऑब्वियसली उसकी प्रेशर कम हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सपेंशन कहेंगे। अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क इसमें करना पड़ा या एक्सपेंशन में कितना वर्क हुआ, सिस्टम ने कितना काम किया, तो इसके बीच का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय अ सिस्टम और ऑन द सिस्टम। यहाँ देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क किसने किया? सिस्टम ने काम किया, बाय द सिस्टम वर्क हुआ। लेकिन कंप्रेशन होगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा। मान लो पहले वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1, मतलब ज्यादा प्रेशर था वॉल्यूम कम था। आपने वॉल्यूम को मतलब वॉल्यूम ज्यादा था प्रेशर कम था, धीरे धीरे आपने फोर्स लगाया और इसका क्या किया, वॉल्यूम को कम कर दिया, मतलब दोनों को दबा दिया, मानो बैलून ने दबा दिया तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी उसकी। सेकंड डायग्राम की बात कर रहे हैं। इस प्रोसेस में कंप्रेशन हो गया। अगर मुझे पता करना है कितना वर्क डन हमने किया कंप्रेशन में, तो उसका एरिया निकाल दीजिए। क्लियर है मेरी बात है? तो कहने का मतलब इंडिकेटर डायग्राम ही हमें बता देता है और एग्जैक्ट वैल्यू तक दे देता है कि आपने कितना वर्क सिस्टम पर किया या सिस्टम ने आप पे वर्क किया। दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। तो व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस? अब डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, उसमें मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या चेंज आता है, स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या होता है, वर्क डन कितना होता है, ये सब सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे।
लिख लीजिए कॉपी में, आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग इज अलाउड। हीट जा सकता है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां देखो इसका टेम्परेचर कितना है, T1 टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। तुम क्या देख रहे हो, T1 इज ग्रेटर देन T2 है। डिफरेंस हमेशा जीरो है। किसी भी टाइम पे तुम चेंज इन टेम्परेचर देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा जीरो है। इसका मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यू नो दिस इज द PV डायग्राम ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। यस और नो? यस सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, इफ T इज कांस्टेंट तो कौन सा रूल लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स ने क्या बोला था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। यस और नो? यस। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, तो P इक्वल टू K अपॉन V। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो? PV इक्वल टू कांस्टेंट हियर। नेक्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा इसका? अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है टेम्परेचर इज जीरो। फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। मैं लिख डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसी फॉर्मूला से हमने C निकाल लिया, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा Q अपॉन M इंटू जीरो, देन आंसर कितना हो गया? 1 अपॉन जीरो इज द इनफाइनाइट। आइसोथर्मल चेंज में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इनफाइनाइट। पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो आप क्या लिख सकते हैं? इन आइसोथर्मल चेंज, इन आइसोथर्मल चेंज स्पेसिफिक हीट इज इनफाइनाइट। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होगा? फिर इसकी स्लोप कितनी होगी? अगर मुझे ये सब भी पता करना है, इसकी स्लोप कितनी होगी? तो देखो स्लोप का मतलब क्या होता है? dP अपॉन dV। तो तुम देख रहे हो P और V का ही तो रेशियो है और ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस लिख देंगे। तो मैं स्लोप क्या लिख सकता हूं? स्लोप ऑफ PV कर्व, you know, slope of PV curve is equal to minus P upon V. You can say that dP upon dV is equal to minus P upon V. सर आपका स्क्रीन, you can say that here slope of PV curve is equal to at any point dP upon dV which is equal to minus P upon V. ठीक है, वर्क डन कितना होगा? तो डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्रॉम V1 से V2 तक। इसी को क्या कहते हैं? nRT log V2 अपॉन V1, क्योंकि इंटीग्रेशन किया था, इसमें सॉल्व किया था ये डेरिवेशन। तो लिख लीजिए कॉपी में, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2 इज इक्वल टू nRT log V2 अपॉन V1। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। V2 अपॉन V1, V2 एंड V1 क्या है? फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा T इक्वल टू जीरो अगर रहे तो डेल्टा U क्या होगा? जीरो फॉर आइडियल गैस। एंड आई कैन से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। क्यों? क्योंकि डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तुमने टेम्परेचर चेंज होने ही नहीं दिया, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जितना भी आपने एनर्जी दिया वो सारा, मतलब जितना भी हीट दिया वो सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं हीट देता हूं किसी गैस को तो क्या होता है,
तुम कहोगे उस गैस पर वर्क हो जाता है या वो गैस खुद वर्क कर देता है। इसी को लैंग्वेज में मैंने लिखा है, thus heat supplied to the system in an isothermal process is entirely used to do work against the external surroundings। क्या दिक्कत है मुझे बताइए पहले। नहीं, इसमें डायरेक्टली Q इक्वल डेल्टा W आता है, U0 रहता है सिंस T। हाँ, U0 नहीं Yes, होता है, डेल्टा U0 होता है, चेंज डेल्टा इन U0। इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्लियर है? यस। हाँ, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यू नो it is that process in which there is no exchange of heat of the system with the surroundings। मतलब डेल्टा Q क्या होगा, जीरो होगा, इसमें हीट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में P, V, T सब चेंज हो सकता है, होता है मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है, बट डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो और एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी किसको कहते हैं? चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट होता है। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज आल्सो जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस में। Yes. बहुत सारी बातें आप सीख गए कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पी वी टी चेंज हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज इन हीट होगी। एंट्रोपी जो है कांस्टेंट होगा, इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो होगी। एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एस से डिनोट करते हैं इसको, वो डेल्टा क्यू बाई टी होती है। यस सर? यस। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो है हाँ, ये वाला कर्व देखिए, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब मतलब Q1 भी कांस्टेंट है, Q2 भी कांस्टेंट है, लेकिन चेंज इन Q देखो एवरी टाइम पे जीरो है। देखो यहां भी देखोगे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, एवरी टाइम जीरो है। ठीक है, यस। तो अगर इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? पहले भी बता चुका हूं मैं, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एंड टू द पावर गामा एंड p to the power 1 minus gamma it is also constant। तो फिर से रिपीट करता हूं, आइसोथर्मल चेंज में pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक चेंज में pv टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, tv टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है, t टू द पावर गामा एंड p टू द पावर 1 माइनस गामा जो है कांस्टेंट होता है। अगर आपको मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तब क्या होगा? तो मोलर स्पेसिफिक हीट of a gas under adiabatic process, I can say that Q is equal to constant। Yes or no? Yes. So obviously you can say that delta Q is equal to zero। जब Q constant है तो चेंज इन Q क्या होगा? जीरो होगा। तो फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, ऐसा आपने बोला था। डेल्टा Q के जगह में जीरो पुट कर दीजिए, जीरो इंटू M डेल्टा T। तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो होता है। का मतलब है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक चेंज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज जीरो। मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक चेंज या एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज जीरो। पर मैं फिर रिमाइंड कराता हूं तुम्हें कि आइसोथर्मल में क्या होता था? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन्फिनिटी होती थी। Yes. अगर आपको पूछा जाए कि स्लोप कितना होगा इसमें पीवी डायग्राम का, ठीक है, तो यू नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम? सो यू नो स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इन एडियाबैटिक चेंज is equal to dp by dv equal to minus gamma times of p upon v। ठीक है, इसका मतलब एडियाबैटिक और उसमें क्या चेंज आता है? सिर्फ गामा का चेंज आता है, इसमें गामा टाइम्स हो जाता है। तो लिख लीजिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा इनटू p अपॉन v। What is the work done in an adiabatic process?
delta W is equal to integration of P dV from V1 to V2, which is equal to mu r upon gamma minus 1 into T1 minus T2 हाँ is equal to 1 upon gamma minus 1 P1 V1 minus P2 V2. डायरेक्ट मैं फॉर्मूला सिर्फ डालते जा रहा हूँ, आंसर आता चला जा रहा है. हाँ यस ठीक है, एक मिनट सर. हाँ ये सब लिखते भी जाइएगा. तो ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन चेंज इन वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है. तो एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज ऑलवेज अकॉम्पेनिड विद कूलिंग. एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमेशा तब होता है जब कूलिंग हो रही होती है. ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. आपने डेल्टा क्यू के जगह में 0 पुट कर दिया, 0 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा डब्ल्यू. यस और नो? हाँ. तो फ्री एक्सपेंशन इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस हाँ in which change in work done is 0. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. इसका मतलब फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज ऑफ द इंटरनल एनर्जी आर इक्वल इन फ्री एक्सपेंशन. जब फ्री एक्सपेंशन होता रहता है तो इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है. इसमें एक लाइन से एक क्वेश्चन आपके पास आएंगे पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और घर में लर्न कर लीजिएगा अच्छे से. यस सर. नाउ व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है. कोरिक, कोरिक माने वॉल्यूम. तो यू नो इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में गिवन मास ऑफ गैस, यू नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जितना प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वेन इंडिकेटर डायग्राम होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है. यस सर. और पैरेलल टू द P एक्सिस. एकदम हाँ. क्योंकि P जो y एक्सिस एक्सिस इसीलिए. यस सर. मैं समझ ही नहीं आया. P कांस्टेंट थोड़ी है, P तो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. मैंने बोल दिया. अच्छा एक मिनट, तुमने यस बोल दिया हर चीज में. हाँ मुझे वही एक मिनट, कौन सा चेंज कौन सा हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. देख नहीं रहे, वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू आ रही है. हाँ अच्छा, एक्स में वॉल्यूम है तो हाँ वॉल्यूम फिक्स्ड है, प्रेशर वाई में है तो प्रेशर चेंज हो रहा है. प्रेशर चेंज हो रहा है. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है, तो उसको स्लोप तो नहीं बोल सकते. ठीक है, हाँ ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल टू द P एक्सिस होगी. यस सर. और इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर द आइसोकोरिक प्रोसेस इज Cv which is equal to F upon 2 into R. अब F क्या है? F is the number of degree of freedom per molecule. यस, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पर मोलेक्यूल. उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. तो F यहाँ पे क्या शो करता है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. Work done in an isocoric process is equal to delta W is equal to integration of P dV. और यहाँ चेंज इन वॉल्यूम तो 0 है, तो डेल्टा W 0 हो जाएगा. यस और नो? डेल्टा W 0. डेल्टा W is 0. You know, according to the first law of thermodynamics, change in delta Q when volume is constant equal to mu Cv delta T, which is equal to mu R upon gamma minus 1, which is equal to delta T. What is the isocoric process? It is that process in which the pressure remains constant. यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. तो isobaric process में given for a given mass of gas, V is directly proportional T और V upon T equal to constant. Indicator diagram for an isobaric process is a straight line parallel to the x-axis.
ये Yeah. फर्स्ट वाला एक्सपेंशन शो कर रहा है और सेकेंड वाला जो है कंप्रेशन शो कर रहा है. Yes, sir. तो वर्क डन इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, which is the integration of PdV from V1 to V2 is equal to P into V2 minus V1 is equal to P delta V. Molar Yes, sir. specific of gas under the isobaric process is, you know, Cp is equal to F upon 2 plus 1 into R, which is equal to Cv plus R. Clear? Yes, sir. Clear. Second law of thermodynamics. ठीक है, देखो हम्म। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग से डेफिनेशन दिया था. एक हाँ। थे जिनका नाम था क्लॉसियस. उन्होंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया, उसको कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट. उन्होंने कहा ऐसा कोई भी मशीन नहीं बन सकता है, सेल्फ एक्टिंग मशीन कोई नहीं हो सकता है जिसमें हम लोग हीट ना दें और काम हो जाए, या जिसमें हाँ। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट जाने लगे विदाउट कोई एक्सटर्नल एजेंसी. ऐसा कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है. Yes. It Yes, is sir. impossible for a self-acting machine working in a cyclic process to transfer heat from a colder body to a hotter body without the aid of an external agency. हाँ, अगर तुमको कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में भी हीट ले जाना है, तुम एक मशीन लगा दो. हाँ. मशीन लगा Yes. दोगे तो हो कोई सकता दूसरा, है. हाँ, दूसरा. एक्सटर्नल वर्क करोगे तो हो सकता है, लेकिन खुद से ऐसा हाँ. नहीं होगा. मैंने कहने Yes. का मतलब फ्री में वर्क नहीं होगा जी, जब तक आप उसमें काम नहीं करोगे. हाँ. Yes. इसी को खुद से कैल्विन फ्री में प्लैंक होगा. स्टेटमेंट, उन्होंने कैल्विन प्लैंक ने कहा, दोनों ने मिलकर, कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सकता है जिसमें कि हम लोग रिजर्वायर से ही हीट ले लें. It is impossible to Yes. design an engine which extracts heat from a reservoir and fully convert into the work without producing any other effect. 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, ईटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है. Yes. अगर तुम पानी गर्म करते हो, वाटर गर्म करने में अगर 30 केल्विन हीट चाहिए तो तुमको 30 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन उर्तन भी गर्म होगा, इन्वायरमेंट भी गर्म होगा. Yes. तो केल्विन और प्लैंक ने कहा कि कोई भी ऐसा मशीन आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं which extracts heat from a reservoir and fully convert it into the work. हाँ. ये कुछ पार्ट वर्क को कन्वर्ट करेगा, कुछ दूसरे में लूज भी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिवर्जिबल एंड इरिवर्जिबल प्रोसेस. पता है रिवर्जिबल प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, उसको प्रीवियस फॉर्म में ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. Reversible process is one which can be reversed in such a way that all changes taking place in the direct process are exactly repeated into the inverse order and in opposite sense, and no changes are left in any of the bodies taking part in the process or in the surroundings. Yes. का मतलब है इनिशियल स्टेट से फाइनल में आया था, फाइनल से इनिशियल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट कोई लूज किए हुए. उसको रिवर्जिबल प्रोसेस कहते हैं. ना एनर्जी लूज होगा, ना वर्क लूज होगा. लेकिन इरिवर्जिबल प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस जो रिवर्जिबल नहीं, एग्जैक्टली रिवर्जिबल नहीं होता है. Yes. तो एक वर्ड यहाँ पे आया साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस किसको कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जो ए से बी में जाए और बी से ए में आ जाए. इफ द प्रोसेस टेक्स द पाथ ए XB, it returns via BYA. The initial and final points are same. This is called cyclic process. Initial and final point same आता है. Yes. And you know this is the PV graph of the cyclic process. ये PV ग्राफ है साइक्लिक प्रोसेस का. ये A से X होते हुए B पे पहुंचा और B से Y होते हुए वो फिर A पर रिटर्न हो गया. देख रहे हैं, रिटर्न हो गया. हाँ. Now, next one is called Carnot engine. What is the Carnot engine? समझना एकदम अच्छा से बेटा. ये एक थ्योरेटिकल आइडियल हीट इंजन है. कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन होता है, आइडियल हीट इंजन होता है.
बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कार्नोट इंजन कहाँ पे है, जरा दिखाइए मुझे। अरे कोई भी हीट इंजन देख रहे हो कार्नोट है, लेकिन कार्नोट जो है एक्चुअल में थ्योरेटिकल होता है, ये एक आइडियल होता है। हाँ उसी का yes, sir. रिवाइज फॉर्म जो है, थोड़ा सा मना मैनिपुलेटेड फॉर्म जो है वो हीट इंजन है। हाँ कोई भी हीट yes, sir. इंजन उठा लेंगे कार्नोट इंजन है। क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने बोलते सुना, मेरी क्लास में कुछ बोलते हैं, उस दिन बोल रहे थे सर कार्नोट इंजन हमने आज तक नहीं देखा, डीजल इंजन देखा, पेट्रोल इंजन इंजन देखा, कार्नोट इंजन नहीं देखा। क्या सर ट्रेन में जो होता है वो कार्नोट इंजन होता है क्या? मेरा आंसर है कि Yes. कोई भी हीट इंजन जो है वो कार्नोट इंजन है। ये एक थ्योरेटिकल इंजन होता है, आइडियल इंजन होती है, जो रिवर्जिबल साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट करता है बिटवीन द टू टेम्परेचर्स। एक टेम्परेचर को हाँ. हीट सोर्स कहते हैं T1, दूसरे वाले को हीट सिंक कहते हैं। दोनों का टेम्परेचर हाँ. अलग अलग होता है। एक की टेम्परेचर ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। जिसकी ज्यादा होगी उसी को सोर्स कहेंगे, जिसकी कम होगी उसी को सिंक कहेंगे। हाँ. Carnot cycle consists of two isothermal process connected by Yes. two adiabatic process. कैसे? मान लो ए पॉइंट पर, ए जो है एक इनिशियल फेज है किसी गैस का इंजन में, उसका Yes. टेम्परेचर अभी T1 है और टेम्परेचर T1 मेंटेन हो रहा है, लेकिन वो एक्सपेंड कर रहा है, तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंड करते 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 वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, हीट निकलेगी। तो Q1 हाँ, हीट हीट इसमें निकले. या तो निकलेगी या डालने पड़ेगी, दोनों में कुछ भी हो सकता है। हमने लिख दिया कि हाँ. Q1 हीट इसमें जी लिबरेट हो रहा है या यूज हो रहा है। जब बी पर चला गया, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करके बी हो गया, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है या नहीं है नहीं, मतलब हीट कांस्टेंट है, इसको कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो बी से होते होते हाँ. सी तक पहुंच गया। फिर Yes. हमने Q2 हीट दिया या उससे एक्सट्रैक्ट किया। इस समय में Yes. टेम्परेचर उसका अलग है, उसको आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, अब कंप्रेस होता गया, कंप्रेस होता गया, कंप्रेस होता गया और वो डी पर पहुंच गया। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। फिर टेम्परेचर इस बार जो है हीट कांस्टेंट हो गया, फिर कंप्रेस होते 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 वो ए इनिशियल स्टेट पे आ गया। और ऐसा ये Yes, sir. कंटिन्यू रिपीटेड करता रहता है। तो इस तरह का जो इंजन होगा वो कार्नोट इंजन है, जिसमें Yes. आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये चारों रिपीट करते रहे। दिस इज कॉल्ड हाँ. कार्नोट इंजन। व्हाट Yes, इज द sir. एफिशिएंसी? मतलब ये ऐसे मैकेनिज्म में जो इंजन काम करता है, दैट्स अ कार्नोट. कार्नोट इंजन तो कोई भी हो, कोई देखो, कोई क्या, सारे हीट इंजन कार्नोट इंजन होते हैं, लेकिन वो 100% हाँ. कार्नोट नहीं होते। हाँ, वो मतलब आइडियल 100% कार्नोट नहीं होते हैं। नहीं. Yes, sir. कार्नोट एक थ्योरेटिकल आइडियल इंजन है। हम्म. कोई भी टीचर और स्टूडेंट आइडियल नहीं होता है। अगर कोई पूछे, तुम बोलोगे सर हमको आइडियल टीचर जरा दिखाइए, तो मैं नहीं दिखा सकता भाई, मैं भी आइडियल नहीं हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आइडियल स्टूडेंट Yes, दिखाइए, तुम भी नहीं दिखा सकते। आइडियल एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, आइडियल में थोड़ा मैनिपुलेटेड होके हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सीरियस टीचर या सीरियस स्टूडेंट हो सकते हैं। हाँ. उसी तरह से कार्नोट इंजन आइडियल सिचुएशन है, थ्योरेटिकल सिचुएशन है। हाँ, मैनिपुलेटेड फॉर्म जो है, कोई भी हीट इंजन उठा लीजिए, वो कार्नोट इंजन ही है। हाँ. Yes, sir. Okay. हीट इंजन का मतलब कौन सा हो गया, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब हीट इंजन है। Yes. इसके बाद वो रेलवे वाला इंजन हीट इंजन है। ये सब सारे ये सब सबको तुम कार्नोट इंजन कह सकते हो, रिवाइज फॉर्म ऑफ कार्नोट इंजन। हाँ. लेकिन Yes. रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हीट इंजन नहीं होता, वो हीट पंप है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। वो हीट पंप इंजन नहीं है। हीट इंजन नहीं है। हीट इंजन क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करते हैं हम लोग, और Yes, उसमें sir. लोअर टेम्परेचर को और लोअर बनाते हैं, उसको हीट पंप कहते हैं।
हाँ, लोअर से लोअर, हाँ। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल? Efficiency of Carnot cycle is equal to eta, which is the W upon Q1. W माना output power, output work upon input heat. W is equal to क्या होता है? Q1 minus Q2. इसी को आउटपुट वर्क डन भी कहते हैं। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो अलग अलग कर दीजिए। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। Yes. And you know the efficiency does not depend on the nature or quantity of the working substance. Efficiency nature पे या quantity of the working substance पे नहीं डिपेंड करता है। Yes. Next one is called refrigerator. ये हीट इंजन जो है उसी का रिवर्स फॉर्म होता है। हीट इंजन क्या करता है? जैसे मान लो अभी मैं हीट इंजन के बारे में बताऊं, जैसे ट्रेन वाली इंजन जो है वो हीट इंजन है, कार्नोट इंजन है। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कोयला जलाते हैं, कोयला वाले की बात कर लेते हैं, कोल जलाते हैं या डीजल जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं, उससे वाटर को गर्म करते हैं। वाटर को गर्म किया, उससे वेपर निकला, उस वेपर को हम लोग एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ पिस्टन पर स्ट्राइक कराते हैं। ये पिस्टन क्या हुआ? पिस्टन पे जब स्ट्राइक कराए तो इस पिस्टन में मोमेंट हुआ और ये पिस्टन यहाँ पे आ गया। और जहां अंदर पिस्टन चिपक गया तो यहाँ पे एक होल बना हुआ है, इससे गैस बाहर निकल गई। फिर दूसरा पिस्टन को अकॉर्डिंगली लगा रहता है, उसमें वो पिस्टन ऊपर चला जाता है, फिर उसमें गैस भरता है। ठीक है, जब भरा तो ऊपर चला गया, फिर ऊपर से गैस जैसे भरा स्ट्राइक किया तो वो नीचे गया, तब तक ये ऊपर चला जाता है। फिर इसी तरह से ऊपर नीचे इस तरह से ये रिपीटेटिव रिएक्शन माना मूवमेंट होता रहता है। और यही पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन इस तरह से मूव करता है, यही एक क्रैंक से जुड़ा रहता है जो व्हील से जुड़ा होता है, जिसके कारण क्रैंक आगे पीछे ऐसे घूमता रहता है और व्हील आगे आगे चलते रहती है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, पानी गर्म करते हैं, वेपर बनाते हैं, और बाद में यहाँ पे वेपर जो बाहर निकलता है, एग्जॉस्ट जो होता है जिसको सिंक कहते हैं, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या देखा? हायर टेम्परेचर से हीट लिया और हमने बाद में उसको लोअर बना के छोड़ दिया। यही करते हैं। मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे, हायर टेम्परेचर से हमने हीट को लिया और फिर उसको लोअर टेम्परेचर पे छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल या हीट इंजन। लेकिन हीट पंप क्या होता है? उल्टा करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, वो हीट पंप का एग्जांपल है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इज बेसिकली a heat engine running in reverse direction. It takes heat from colder body and after doing some work gives the rest heat to the hotter body. पूछो कैसे? मान लो ये आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, अभी उठ के जाके घर में रेफ्रिजरेटर देखना, यहाँ पे मम्मी इस तरह से खाना वाना रख चुकी होगी, सबसे नीचे सब्जी रखी होगी, सबसे ऊपर में दूध रखी होगी, यहाँ पे दूध रखी होगी, और यहाँ पे जो आइसक्रीम वगैरह रखा होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में देखो, खाना तो ठंडा है या दूध ठंडा है, बस इसे और ठंडा करना है जिससे दूध खराब ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो हीट है वहां पे एक पंप लगा रहता है, हीट पंप उसको कहते हैं, कंप्रेसर कहा जाता है। वो इसका हीट को निकाल के और अर्थ मैंने इसमें एटमॉस्फेयर में दे देता है, बाहर रूम के अंदर बाहर कर देता है, माने वो रेफ्रिजरेटर से बाहर कर देता है। तो ऑलरेडी वो ठंडा था, उसको और ठंडा कर देता है। मेक्स सेंस। ठीक है, मेक्स सेंस। तो इसका मतलब कोल्डर बॉडी को वो और कोल्ड कर देता है।
और जो हीट है वो हॉटर बॉडी को दे देता है, जबकि होता क्या है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, Yes. कोल्डर बॉडी को और कोल्ड कर देता है। हाँ, सिंक से इधर आओ। इसी को हीट हाँ। पंपिंग कहा जाता है। अब तुम बहुत बच्चे कहते हैं सर ऐसा कैसे हो जाता है, तो देखो ये कंप्रेसर जो होता है ना, कंप्रेसर के साथ पाइप में एक लिक्विड भरी रहती है, इथिलीन कहते हैं उसको, या इसको आजकल तो 2.5 यूज होता है, 2.5 गैस यूज होता है, हम लोग उसको टेक्निकल वर्ड में 2.5 कहते हैं। वो गैस को क्या करते हैं, माना वो गैस एक पाइप में वो गैस फ्लो होता रहता है, और उस गैस का नेचर होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? हाँ, और हीट को एब्जॉर्ब करता है, या हीट ऑब्जॉर्ब करके बाद में उसको बाहर निकाल देता है, ठंडा कर देता है। तो यू नो एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज द कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसमें सोर्स T1 है, सिंक T2 है, लेकिन T2 से हीट ले। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, देखो जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं पता है, कि उस रेफ्रिजरेटर का COP क्या है। इसकी स्टोरी भी मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, याद है? तो COP क्या होता है, ठीक है, माना कहने का मतलब वो परफॉर्मेंस कैसा करता है। COP जो है बीटा से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल to the work done on the working substance per cycle to remove this heat. Yes. इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 minus Q2. So you can say that beta is equal to T2 upon T1 minus T2, which is equal to 1 minus eta upon eta. Yes. हाँ सर। The coefficient of performance of refrigerator is denoted by beta, which is equal to 1 minus eta upon eta. Clear? हाँ सर। Now, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, इसको APF कहते हैं। EPF, अच्छा APF, हाँ। अमरेश प्रेप फॉर्मूला। इससे आपको ना पता लग जाएगा कि आपका पर्सनल प्रिपरेशन कितना है, तो इसी को कहते हैं पर्सनल प्रिपरेशन इंडिकेटर। एक्सरसाइज में पहले जितने क्वेश्चंस है उसको X लेट कर लीजिए, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं Y लेट कर लीजिए, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जितने होते हैं विदाउट रेफरिंग द एग्जांपल एक्सप्लेनेशन उसको Z। अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल कितना है तो Z अपॉन Y इंटू 100 कर दो। प्रिपरेशन लेवल कितना है, Z अपॉन X इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो अगर आपको गुड रैंक G में या नीट में चाहिए, योर एक्यूरेसी लेवल शुड बी अबव 85 एंड प्रिपरेशन लेवल शुड बी अबव 75। क्लियर? So now this lecture is finished. Coming class में हम लोग अमरेश क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस लेवल के सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। Till then, bye as well as best of luck.